हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम लोग अपने नॉन रेजिडेंट के लेक्चर नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट सेशन में देख ली थी और ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग जानते हैं क्या करने जा रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है नॉन रेजिडेंट को लेकर, और वो है डिफरेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू नॉन रेजिडेंट। क्या है ये डिफरेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू नॉन रेजिडेंट? इसमें हम 3 प्रोविजंस की बात करेंगे। पहला तो हम टीडीएस प्रोविजंस से रिलेटेड बात करेंगे। दूसरे कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं अंडर सेक्शन 115 को लेकर के। जब भी हम लोगों ने कई बार पास्ट में जब भी बात की है नॉन रेजिडेंट का, सेक्शन 115 होता है, कई बार बोला होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग करते हैं कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में, और आज हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, बेसिकली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में। ठीक, क्या कहता है ये? इसमें टोटल आपके 4 या 5 सेक्शंस कवर होंगे। इसमें 172 मैंने नहीं लिखा हुआ है, वो भी हम कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे, क्यों कवर करेंगे, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हम लोगों ने पीजीबीपी पढ़ रखा है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें हम लोगों ने देखा था जब भी किसी एसएससी का कोई बिजनेस होता है ना, तो बिजनेस के लिए वो सेक्शन 28 से लेकर 43A के प्रोविजंस को फॉलो करता है। ये देखिए ना, सेक्शन 28 से लेकर 43A के प्रोविजंस को फॉलो करता है। उसके हाथ में जो रिजल्ट आता है वो पीजीबीपी होता है, हम लोगों ने देखा। लेकिन एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है नॉन रेजिडेंट को लेकर के, अगर वो शिपिंग बिजनेस के ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि ये जो है सेक्शन 44B, ये एप्लीकेबल होता है नॉन रेजिडेंट के शिपिंग बिजनेस के को ऑपरेट करने से रिलेटेड। तो देखा जाए क्या है। अच्छा, सेक्शन 44B के एप्लीकेबल होने का मतलब ये नहीं है कि हम नॉन रेजिडेंट के उससे उसका वो हक छीन लें जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं पीजीबीपी के। ये हमारा स्पेशल प्रोविजन है 44B, और ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत आता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत आने का मतलब ये हुआ, नाउ द एसएससी हैज ऑप्शन टू अवेल सेक्शन 44B if he fulfills all the conditions and he comply this section। तो वो चाहे तो इसमें जा सकता है। इसके अलावा उसके पास ऑप्शन है कि वो नॉर्मल प्रोविजंस को फॉलो कर सकता है। दैट इज एन ऑप्शन गिवन टू हिम। तो ये सेक्शन 44B बताता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वो सेक्शन 44B में जा सकता है। उसको अब सेक्शन 28 से लेकर के 43A के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 44B हमारा नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज है। नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज का मतलब दिस इज अ स्पेशल प्रोविजन अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल प्रोविजन। इट मींस इफ दिस प्रोविजन विल अप्लाई, देन द एसएससी आर नॉट रिक्वायर्ड, द एसएससी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फुलफिल द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यानी ये नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज हो गया। यानी अगर 44B को आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर अब पीजीबीपी के सेक्शन 28 टू 43A के प्रोविजंस को आप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 44B जो 43A के बाद आता है, यानी 44B ने अपने पहले के सारे सेक्शंस को गायब कर दिया। अच्छा जी, तो ये सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर वो इस सेक्शन को 44B को फॉलो करता है तो। अच्छा, क्या है ये? कहता है कि कोई भी एसएससी जो नॉन रेजिडेंट है, अगर वो शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है और वो इंडिया में, मैंने क्या बोला, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, सर ये क्या मतलब है? अगर वो इन इंडिया से कोई मेल स्टॉक, लाइव स्टॉक या पैसेंजर को पिक करता है एनी पोर्ट इन इंडिया, और इसका पेमेंट उसको इन इंडिया मिले या आउटसाइड इंडिया मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने पैसेंजर कहां से पिक किए थे,
सर इंडिया से पैसेंजर पिक किए थे। अगर इंडिया से पैसेंजर पिक किए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको पैसा कहां मिल रहा है। उसने लाइव स्टॉक मेल स्टॉक कहां से पिक किया था, इंडिया से पिक किया था, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे रिलेटेड उसका पेमेंट उसको इन इंडिया मिला या आउटसाइड इंडिया मिला। लेकिन अगर वो आउटसाइड इंडिया में ये बिजनेस करता है और इसका पेमेंट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पेमेंट, रिसीट इन इंडिया है, क्या बोला मैंने, रिसीट इन इंडिया है या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, तो इन सबका एग्रीगेट आप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इन सबका एग्रीगेट करने पर आपकी इनकम मान ली जाएगी 7.5% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट, और इस इनकम पर टैक्स रेट्स मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल प्रोविजंस जो अप्लाई होते हैं ना, बस दैट्स इट, डन डना डन डन, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। इतना सिंपल सर। हाँ, मैंने आपको केवल ये बताया कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट एसएससी है जो शिपिंग बिजनेस को ऑपरेट करता है, अगर वो इंडिया से मेल स्टॉक, लाइव स्टॉक या पैसेंजर को पिक करता है फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया, तो अब उसका पेमेंट उसको इन इंडिया में मिला या आउटसाइड इंडिया में मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप पिक कर लें। अगर उसने यही काम आउटसाइड इंडिया किया है, यानी कि मेल स्टॉक, लाइव स्टॉक या पैसेंजर को उसने आउटसाइड इंडिया से पिक किया है, लेकिन उसका अमाउंट इन इंडिया में रिसीट है या डीम्ड टू बी रिसीट इन इंडिया है, तो भाई आप उसको भी पिक कर लो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉमन सेंस की बात है। और सेक्शन 6 हम लोगों ने देखा है, स्कोप ऑफ सेक्शन 5 देखा है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जब हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे इनकम टैक्स के, तो सेक्शन 5 के हिसाब से बिल्कुल सेट भी बैठता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी एग्रीगेट अमाउंट आएगा वो 7.5% ऑफ टोटल इनकम आपकी इनकम मान ली जाए, टोटल एग्रीगेट अमाउंट का इनकम मान लिया जाएगा, और इसी इनकम पर आपको टैक्स रेट का मल्टीप्लाई करना है। दैट वुड बी योर आंसर। प्रॉब्लम कहाँ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम जानते हैं कहाँ आएगी? अच्छा सर, प्रॉब्लम भी आएगी। पहली चीज कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं, तो आपका रिजल्ट होगा यस। हमने जो नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज देखा था वो सेक्शन 28 to 43A देखा था। इसका मतलब हमने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस को टच भी नहीं किया। सर इसका मतलब ये हुआ, आप ये कहना चाहते हैं कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 भी मिल जाएगा? मैं कहूंगा यस। कितनी कॉमन सेंस वाली चीज है जिसके बारे में अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज तो केवल सेक्शन 28 to 43A के प्रोविजंस को नॉन ऑब्स्टेंटी करता है, उन प्रोविजंस को आपको फॉलो ही नहीं करना है, दैट्स इट। बस बात खत्म। बाकी तो प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? नथिंग सर। ओके। Section 44B provides that PG, profit and gains of a non-resident engaged in the business of operation of ships are to be taken at what? 7.5% of the aggregate of the following amounts. Okay, aggregate किसका करेंगे? अगर हम इन इंडिया पोर्ट से किसी भी पैसेंजर को कैरी करते हैं, लाइव स्टॉक, मेल या स्टॉक को कैरी करते हैं, गुड्स को, चाहे वो पेड और पेबल इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, दैट्स इट, हो गया, काम खत्म, बता दिया। प्लस एंड रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ द कैरेज ऑफ पैसेंजर, लाइव स्टॉक, मेल और गुड्स शिप्ड एट एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया, दैट्स इट। बस इतना ही बात करना था। इसके अलावा तो आपको अब सोचने की जरूरत ही नहीं, बता दिया डिटेल में। अच्छा हाँ, ग्रॉस अमाउंट की बात होती है। किसकी अमाउंट बात होती है? ग्रॉस अमाउंट की बात होती है। इसका मतलब उसमें डिमरेज चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस या कोई और अमाउंट हो तो उसको भी आप ऐड कर लेंगे 7.5% के प्रोविजंस के हिसाब के लिए।
तो 7.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट मेंशन्ड अबाउट शुड बी लायबल टू बी टैक्स, यस सर. सेकंड थिंग, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 28 to 43A. तो केवल इसी प्रोविजंस को, इसका मतलब नॉर्मल डिडक्शंस तो मिलेंगी सेक्शन 80 की, और साथ ही साथ कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस भी अलाउड होंगे. टैक्स रेट मैंने बता दिया नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के हिसाब से मिलेगा. दैट्स इट. सारे पॉइंट्स यहीं पर कवर हो गए. और अगर मैं इस समरी की बात करूं तो ये भी मैंने बता दिया, अगर गुड्स शिप्ड एट एनी पोर्ट इन इंडिया एक्सेट्रा वगैरह, मेल पैसेंजर वगैरह, तो अमाउंट चाहे इन इंडिया हो, अमाउंट चाहे आउटसाइड इंडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर गुड्स शिप्ड एट एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया है, पैसेंजर शिप्ड एट एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया है, मेल और एनीथिंग एल्स इज शिप्ड एट एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया, देन द अमाउंट शैल बी included under this provision over here for the purpose of aggregation if the amount is received in India or the amount is deemed to be received in India. That's it. हो गया हम लोग का सेक्शन 44B इज कंप्लीटली डन. जरा देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7. एक फॉरेन शिपिंग कंपनी है, रिसीव्ड करती है फॉलोइंग अमाउंट्स, ठीक है. कैरिज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम चेन्नई यानी इंडिया से पिक करती है, चाहे उसको पैसा इंडिया में मिला हो चाहे आउटसाइड इंडिया में मिला हो, उसको ये अमाउंट मिला है इन इंडिया आउटसाइड. उसने पैसेंजर कहां से पिक किए? सर इंडिया से. कैलकुलेट द प्रिजम्पटिव इनकम ऑफ द फॉरेन शिपिंग कंपनी. पहला क्वेश्चन ये कहता है जो आपका सेक्शन 44B पर है कि भाई एक शिपिंग कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट तो आपको मालूम है 40% के हिसाब से. यस सर मालूम है. उस कंपनी के बारे में कह रहा है कि वो शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है और उसने चेन्नई से पैसेंजर्स को पिक किया है. उसको दो अमाउंट मिले, इन इंडिया में 20 लाख और आउटसाइड इंडिया मलेशिया में 1 करोड़ 20 लाख का टोटल उसको रिसीट हो रहा है. अब आते हैं, उससे पैसेंजर कहाँ से पिक किए थे? सर इंडिया से पिक किए थे. अरे भाई तो ले लो ना सारा का सारा अमाउंट, चाहे पेबल इन इंडिया हो चाहे पेबल और रिसीट आउटसाइड इंडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. टोटल 1 करोड़ 20 लाख का 7.5% कैलकुलेट करो, जो भी अमाउंट आए उस पर 40% का मल्टीप्लाई कर लो, दैट वुड बी योर आंसर. देखो ना 20 लाख का 7.5%, 1 करोड़ का 7.5%, टोटल अमाउंट हो गया 9 लाख, 40% टैक्स रेट. दिस इज योर आंसर. व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? नथिंग अगेन. तो क्वेश्चन नंबर 7 डन करें. यस सर. क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, मान लो अगर कैरिज ऑफ पैसेंजर वाज आल्सो फ्रॉम मलेशिया फॉर द फ्रेट रिसीव्ड इन मलेशिया. तो जो ये मलेशिया की बात कर रहा है ना 1 करोड़, ये आउटसाइड इंडिया मलेशिया में ही पैसेंजर पिक किए गए थे, यानी कि इंडिया से जो पैसेंजर उठाए गए थे वो केवल 20 लाख रुपए के हैं, तो उस पर तो 7.5% लगेगा. लेकिन उन पैसेंजर्स दोज हु वर पिक्ड एट एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया shall not be included in Indian income until or unless the amount received or deemed to be received in India. तो ये तो हुआ नहीं, मलेशिया से ही पिक किए गए, मलेशिया में ही अमाउंट पिक किया गया, तो दोनों चीजें वहीं पर हैं, तो भैया निल हो जाएगा जी. केवल पहले वाले पर काम आएगा जहां 20 लाख था उसका 7.5% ले लेंगे, वो आ जाएगा 1,50,000. 40% ले लेंगे टैक्स रेट. दैट वुड बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. Mr. Jim is a non-resident and is engaged in the shipping business. During the previous year 22-23, he collects the following freight. Jim doesn't have any other income in India. अच्छा जी, जिम जो है एक इंडिविजुअल है. देखो ना, ये कंपनी थी, अभी ऊपर की जो बात हो रही थी दैट वाज अ कंपनी, ये कंपनी है. और यहां पर किसकी बात हो रही है? ये जिम है, एक नॉन रेसिडेंट है, ये इंडिविजुअल है. यानी इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट के ऊपर तो नॉर्मल स्लैब रेट लगते हैं, पक्की बात है ना? हाँ सर. जरा इसकी बात करते हैं. उसको 50 लाख रुपए शिपिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम चेन्नई पोर्ट मिला. अमाउंट ऑफ फ्रेट वाज पेड इन इंडिया. कहीं कोई भी मिले कोई दिक्कत नहीं है. शिपिंग ऑफ गुड्स कहां से था? इंडिया से था. पैसा कहीं से भी मिले. ही ऑल्सो कलेक्ट डीमैरिज चार्जेस ऑफ 60,000 एंड हैंडलिंग चार्जेस ऑफ 40,000. मैंने कहा था ग्रॉस अमाउंट पर टैक्स लगता है ना, तो 50 लाख प्लस 1 लाख, टोटल ये हो जाएगा 51 लाख. ये टैक्सेबल होगा? हाँ सर. इसको किनारे कर लेंगे आप. 2 करोड़ फॉर शिपिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम सिंगापुर पोर्ट, और सिंगापुर में ही मिला है, इसको आप शामिल नहीं करेंगे अपनी टोटल इनकम में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्शन 44B के पॉइंट ऑफ व्यू से. 2 करोड़ हो गया. 1 करोड़ मलेशिया पोर्ट और इंडिया में मिला है. अच्छा जी, कितना? 1 करोड़. तो इसको भी आप शामिल कर लेंगे 100 लाख को टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से.
अच्छा जी, ही इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 lakhs इन इंडिया फॉर सच शिपिंग बिजनेस। भाई कोई डिडक्शन नहीं मिलती 28(243)A की, मैंने पहले ही बोल दिया ये नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज है। ही हैड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, ले लो ना 50,000 का माइनस कर लेना ना। तो अब करें तो करें क्या, सबसे पहले 7.5% मल्टीप्लाई कर लें, जितना भी आता है, ये आ जाएगा 11,32,500, ठीक है ना। ये आपकी इनकम हो गई। अब इसमें से आप 50,000 एक्सपेंडिचर, अच्छा सॉरी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को माइनस करेंगे। किसको? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को। ये आ जाएगा 1082, ठीक है। अच्छा, इस पर आप टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर दें। पहले 2.5 लाख पर कितना हो जाएगा सर? फर्स्ट 2.5 लाख पर 0% है, निल है, तो निल हो जाएगा। नेक्स्ट 2,50,000 पर आपका 5% होगा, यस सर, आपका टैक्स आ जाएगा 12,500। अच्छा, टोटल 1082 में 5 lakhs निकल गया। नेक्स्ट 5 लाख यानी 10 लाख तक पहुंचने के लिए आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, 1 लाख। रेस्ट है 82,500। नाउ यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स एज एट द रेट ऑफ 30% ऑन दैट अमाउंट। तो 82,500 का 30% 24,750। नाउ इन टोटालिटी इट कम्स टू 137,250 प्लस हायर एंड एजुकेशन सेस प्लस SHG। चलिए हम सीधे सीधे यहाँ लिख देते हैं सेस 4% के हिसाब से। तो ये आ गया 5490 टोटल टैक्स लायबिलिटी। $142,740 आ तो रहा है। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। क्या प्रॉब्लम है? सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है डिटेल में, बाकी मैंने आपको समझा कर बता दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 9 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, नोट करना हो कर लें, अदरवाइज ये आपका सॉल्यूशन दिया है सामने। In the above question, assume that the SSC is also eligible to claim deduction 1 लाख। तो 1 लाख का डिडक्शन दे दो ना, प्रॉब्लम क्या है? 1 लाख का डिडक्शन वो भी दे देते हैं। तो इसी क्वेश्चन में आपका इनकम आ गई एज एट द रेट ऑफ 7.5%। कितनी आ गई थी सर? 1082,500 नहीं, 1132,500। अच्छा, सबसे पहले क्या देते हैं? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड माइनस ये है 50,000, माइनस कर लेंगे 1082,500 लेस ये टोटल इनकम हो गई डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 या चैप्टर 6A 1 लाख है 982,500। दिस इज योर टैक्सेबल इनकम। अब इस पे टैक्स कैलकुलेट अगर करना है तो चूंकि मिस्टर जिम है, इंडिविजुअल है, तो फर्स्ट 2,50,000 पर नील रेट रहेगा तो नील। नेक्स्ट 2,50,000 पर आपका 5% रहेगा तो 12,500। बाकी बचा 482,500 का 20% 96,500। होप सो यही आएगा प्लस SHE
दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं है सर, ये तो बहुत सिंपल है, हो गया। सेक्शन 44B इज ओवर, कुछ भी नहीं करना था इसमें। अब मैं सेक्शन 44B के बाद 44B पर नहीं जाऊंगा, हम आपको एक और सेक्शन की स्टडी कराएंगे। ये है आपका सेक्शन 172। मैंने कहा था ना एक एक्स्ट्रा सेक्शन पढ़ेंगे बीच में, 172। भले ही ये टॉपिक यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि शिपिंग बिजनेस की बात आई है तो मेरा काम बनता है आपको क्लैरिफाई करने का, चीजों को डिटेल में बताने का। देखिए मैंने यहां पर लिखा भी है कि अगर सेक्शन 44B में आप जाते हैं, जा सकते हैं, लेकिन इफ यू जस्ट वांट टू फॉलो द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, even you can follow those section 28 to 43A के प्रोविजंस को आप फॉलो करिए, no one going to stop you. Now there is another section, section 172. Now this section will apply only when a person is doing this business casually, not regularly. तो अगर मैं कहूं कि नॉर्मल प्रोविजन और सेक्शन 44B कब लगता है, तो आप कहेंगे रेगुलर बिजनेस पे लगता है। शिपिंग बिजनेस का जो ऑपरेशन का है वो रेगुलर हो। और सेक्शन 172 कब लगता है, जब आप कैजुअली इस बिजनेस को करते हैं तब ये सेक्शन लगेगा। दोनों में फर्क समझ में आया? तो हम लोग चूंकि बेसिक प्रोविजन सेक्शन पीजीबीपी में 28 to 43 ये सब देख लिया है, आज हम लोगों ने 44B देख लिया रेगुलर बिजनेस के केस में, शिपिंग बिजनेस नॉन रेजिडेंट के केस में। अब हम लोग सेक्शन 172 देखेंगे, जहां पर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट एक शिपिंग बिजनेस को ऑपरेट करता है कैजुअली, तो उसके लिए है आपका सेक्शन 172। क्या कहता है ये सेक्शन? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं सेक्शन 172 की, क्या कहता है ये जानते हैं? सेक्शन 172 क्या है? मैंने कहा ना कि ये हमारे इस पर्टिकुलर नॉन रेजिडेंट में नहीं आना चाहिए था, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के दायरे में, लेकिन जरा ढंग से समझिए, ये एक कंप्लीट गाइडलाइन है। यानी अगर आप सेक्शन 172 में जाते हैं ना, ये कैजुअल नेचर के जो बिजनेस होते हैं, शिपिंग बिजनेस को ऑपरेट करते हैं नॉन रेजिडेंट, उनके लिए है। नॉन रेजिडेंट है जो शिपिंग बिजनेस में को ऑपरेट करते हैं लेकिन कैजुअली, उनके लिए है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? कैजुअली, उनके लिए है। और ये कंप्लीट गाइडलाइन है। मेरी बात ढंग से समझे, वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। ये आपकी कंप्लीट गाइडलाइन है। सर कंप्लीट गाइडलाइन का मतलब क्या है? इसमें आपका टैक्स असेसमेंट भी होता है, टैक्स रेट भी मालूम है, रिटर्न और असेसमेंट से रिलेटेड प्रोविजन भी इसी में ही दिए गए हैं। मतलब कंप्लीट गाइडलाइन है। इसके अलावा आपको किसी दूसरे सेक्शन को नहीं देखना। यानी जो नॉर्मल एक्ट है हमारा इनकम टैक्स एक्ट, जब आप इस सेक्शन को फॉलो करेंगे तो ये नॉर्मल एक्ट हमारा कट जाता है, किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि अब केवल टोटल लास्ट तक केवल सेक्शन 172 को ही आप ध्यान रखेंगे, बाकी किसी सेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। यहां पर भी एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर एसएससी शुरू में 172 के सेक्शंस को फॉलो करता है और अगर बाद में वो नॉर्मल प्रोविजन में जाना चाहे तो वो जा सकता है। सर आप भी अजीबो गरीब बात कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि पूरा एक्ट बेकार है। अरे भाई मैंने कहा कि पे द अमाउंट ऑफ टैक्सेस अकॉर्डिंग टू दिस वन सेक्शन बिकॉज द एसएससी इज डूइंग द बिजनेस ऑन कैजुअल बेसिस। फर्स्ट ट्राई टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स and assessed his income and make the final assessment. But afterwards, if the SSE wants to opt the normal provisions of the act like your section 44B, yes, he can go with that particular section also. But yes, at the time of releasing the ship from the port, the AO is required to complete all this thing. If the SSE is non-resident and doing the casual shipping business operation from India, casually. एक बार चले गए, तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे, सुबह पहले शिप को लेकर तुम यहां से निकल जाओगे, फिर कब आओगे nobody knows.
फिर कब आओगे पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए है आपका सेक्शन 172, जाए दो, पहले तो जाने दो, देखा जाएगा। ये एनआर के ऊपर लगता है, पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल और गुड्स शिप्ड एट इंडियन पोर्ट। इंडियन पोर्ट वहां क्या था 44B में, इंडियन पोर्ट से हो या आउटसाइड इंडिया के पोर्ट से हो। अगर इंडियन पोर्ट से पैसा कहीं भी मिले, आउटसाइड इंडिया के पोर्ट से, तो पैसा इंडिया में रिसीट और डीम्ड टू बी रिसीव्ड होना चाहिए, दोनों चीजें थी वहां। यहां केवल अगर मेल, पैसेंजर स्टॉक और लाइव स्टॉक अगर आप इंडियन पोर्ट से पिक करते हैं, पैसा कहीं भी मिले उसको शामिल करेंगे। आउटसाइड इंडिया से क्या आपने पिक किया, उसका पैसा इंडिया में रिसीव हुआ नहीं रिसीव हुआ, हम उसकी बात नहीं कर रहे। सामने वाला बंदा जा रहा है, पैसा ले लो, टैक्स ले लो, अब कब आएगा मालूम नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज पर टैक्स लगेगा इस सेक्शन में, ये प्रोविजन उन्हीं पर अप्लीकेबल होगा जो कोई भी मेल, पैसेंजर, गुड्स, लाइव स्टॉक अगर इंडियन पोर्ट से पिक किए गए हो, पैसा कहीं भी मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बता दिया। टैक्सेबल इनकम सेम जो अभी मैंने बताया था 7.5% पेड और पेबल इन और आउट ऑफ इंडिया, लेकिन वो शिप्ड एट इंडिया होना चाहिए, पोर्ट इन इंडिया। शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट ऑन विच टैक्स शैल बी फलाना एंड ढिमाका, छोड़ दो। ध्यान दें, मैंने कहा टैक्स रेट भी यहीं डिफाइंड है, ये कंप्लीट गाइडलाइन है। टैक्स रेट इज गिवन टू यू irrespective of the fact that the other party means the non-resident is your individual or company, firm, irrespective of the fact the tax rate would be 40% under section 172, that is full and final। यानी टैक्स रेट भी यहीं पर दिया हुआ है। रिटर्न के लिए कहता है कि जब मास्टर ऑफ द शिप होगा ना, उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी बिफोर डिपार्चर ऑफ द शिप। जा रहे हो जाओ, जाते हो तो जाओ, बस इतना सुन लो, अरे रिटर्न तो भर लो, उसके बाद जाना ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर सामने वाला बोलता है, मास्टर ऑफ द शिप बोलता है असेसिंग ऑफिसर से, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारी डिटेल अभी दे पाऊं, तो इसके लिए एओ को अगर वो सेटिस्फाई कर देता है कि उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो 30 दिन का समय दिया जाता है कि जाओ तुम, जा शिप जा, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, अगर आप एक बंदे को यहां पर अपना एजेंट बना करके जाओ, हमें बता दो उसका नाम, हमें बता दो उसका पता, पैन नंबर वगैरह, आधार कार्ड और पैन नंबर उस बंदे का दे दो, हम उससे टैक्स वसूल लेंगे, तू जा यहां से। वो बस हाँ कर दे, नॉन रेसिडेंट का एजेंट अगर वो फाइनल हो गया तो तू जा, हम 30 दिन के अंदर उससे डिटेल तो ले ही लेंगे, ठीक है ना, रिटर्न फाइल करवा लेंगे। असेसमेंट ऑर्डर 9 मंथ्स के अंदर, मैंने कहा ना इसमें आपको रिटर्न भी फाइल करनी है, असेसमेंट भी इसी में ही, कंप्लीट गाइडलाइन है। 9 मंथ्स का समय दिया गया है, कितने मंथ्स का? एओ शैल पास द असेसमेंट ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। 9 महीने का समय दिया गया है भाई। फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द रिटर्न ऑफ द इनकम इज फाइल्ड, उस ईयर में, जिस ईयर में ऐसी रिटर्न फाइल की गई है, उस ईयर के खत्म होने के बाद 9 महीने के अंदर आपका असेसमेंट फाइनल हो जाएगा। हो गया सब? अच्छा जी, अगर आपका पोर्ट से क्लियरेंस मिलता है शिप का, तो जो पोर्ट क्लियरेंस अथॉरिटी होगी वो सेटिस्फाई होगी कि भाई जा रहा है, पहले देख लो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्लियरेंस मिला कि नहीं। तो शिप अथॉरिटी, जो पोर्ट अथॉरिटी होगी, वो किसी शिप को हाँ करने से पहले उसकी जिम्मेदारी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पेपर देख ले कि जो सेक्शन 172 के हिसाब से टैक्स पेबल है वो पे कर दिया गया है कि नहीं, और अगर उसने अपना किसी को एजेंट बना दिया है तो जाए दो। अच्छा, मैंने कहा ना एक ऑप्शन दिया गया है रेगुलर असेसमेंट का। अगर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द असेसमेंट इज रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच द डिपार्चर फॉल्स, तो जिस साल ऐसा डिपार्चर हुआ था वो आपका फाइनेंशियल ईयर था, असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर होता है। तो अगर उस असेसमेंट ईयर के खत्म होने के पहले पहले ओनर और चार्टरर कहता है कि मैं नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स दूंगा, तो जितना भी उसने सेक्शन 172 के हिसाब से टैक्स दिया है वो उसका एडवांस टैक्स मान लिया जाएगा, और बाकी जो बचा पैसा उससे ले लिया जाएगा या उसको वापस कर दिया जाएगा। ध्यान रखें, वो नॉर्मल प्रोविजन में जा रहा है, इसका मतलब एडवांस टैक्स के प्रोविजंस उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे और इंटरेस्ट के भी प्रोविजंस उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल चीज गई। देखा जाए आगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कंपैरिजन है, मैंने आपको बात बात में सब चीजें बता दी, कुछ सोचना नहीं है।
कहता है एक नॉन रेसिडेंट है, वो शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। इट कलेक्ट्स फॉलोइंग फ्रेट ऑन अकाउंट ऑफ द शिपमेंट ऑफ गुड्स इन इंडिया। इन इंडिया, वो शिपमेंट कहां से हो रहा है? इन इंडिया। पैसा कहीं से भी मिले कोई फर्क नहीं है। कहता है 50 लाख मिला है गुड्स फ्रॉम चेन्नई टू सिंगापुर, ले लो। अ सम ऑफ 30 लाख फ्रॉम शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम कोचिन टू मलेशिया, इंडिया से ही है, ले लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा इंडिया में मिला, चाइना में मिला, सिंगापुर में मिला या मलेशिया में मिला। On the following basis, on the above basis, answer the following questions. Whether non-resident is liable to file return under section 172 before departure of the ship? Yes. Yes. या तो अपना एजेंट रख दो। Compute the presumptive income of the non-resident. ठीक है भाई, एक काम करते हैं ना, दोनों को मिला लेते हैं, आ जाता है 80 lakhs। 80 lakhs का 7.5% कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 lakhs, और इसका 40% निकाल लो, 2,40,000 प्लस कर लेंगे आप 4%, ठीक है ना, दैट्स इट। आ गया आंसर। नहीं, इसमें क्या करना था? कुछ नहीं सर, आगे बढ़िए, आपको काहे की टेंशन। क्वेश्चन नंबर 12, नॉन रेसिडेंट इंगेज इन शिपिंग बिजनेस, इट कलेक्ट्स द फॉलोइंग फ्रेट ऑन अकाउंट ऑफ द वेरियस शिपमेंट्स। अ सम ऑफ 20 लाख फॉर शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम चेन्नई टू सिंगापुर, ले लो भैया। 40 lakhs फ्रॉम शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम कोचिन टू सिंगापुर, ले लो भैया। अ सम ऑफ 30 lakhs फॉर द शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सिंगापुर टू मलेशिया, नको। अगर आप सेक्शन 172 में जा रहे हैं तो नहीं लेंगे, और ये टोटल हो जाएगा आपका 60। कंप्यूट द प्रिजम्पटिव, 60 lakhs है, आ गया आंसर 7.5%, दैट्स इट। हाँ, उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा बिफोर डिपार्चर ऑफ द शिप, बता दिया आपको कहानी। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है ना। Based on facts of the preceding examples and assuming that the SSC is a non-resident, compute the tax liability। भैया मत बोलो, अगर सेक्शन 172 है तो टैक्स रेट है 40% प्लस 4% कर लेंगे, दैट वुड बी योर आंसर। आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। Messrs Paul USA, a non-resident company, was engaged in the shipping business. He collects the following freight. On 1st July, a sum of 40 lakhs from goods from Chennai. On 1st August, a sum of 5 lakh from Mumbai। ठीक है, ले लो, कितना हो गया? 45 लाख। He incurred the expenditure, कोई मतलब नहीं है, कोई एक्सपेंडिचर नहीं लेंगे। He also had brought forward losses। अगर आप सेक्शन 172 में जाते हैं तो भाड़ में जाए सारे सेक्शंस। सेक्शन 172 इट्स सेल्फ कंप्लीट सेक्शन, तो 45 लाख का 7.5% ले लेंगे और टैक्स रेट ले लेंगे। देखें कितना आया, 45 lakhs का 7.5%, दैट कम्स आउट टू 337,500। हाँ सर, ये आ गया इनकम, और टैक्स रेट है 40%, 1,35,000 प्लस सेस 4%, 5,400, टोटल आ जाएगा 1,40,400। मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया आंसर। तो भैया 1,40,400 दे करके तुम जा सकते हो। अच्छा, ये 41.6 है। Okay, assuming the master of the ship had filed return before the departure of the ship and paid tax 1,40,400 and such tax would be treated as advance tax। अगर बाद में एसएससी कहता है अपने इस ईयर के खत्म होने के बाद, असेसमेंट ईयर, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने के पहले वो कहता है कि मैं इसको नॉर्मल प्रोविजंस के तहत ऑप्ट करना चाहता हूं, तो भाई आपने जो भी टैक्स दिया है ना वो एडवांस टैक्स मान लिया जाएगा। आपके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बन रही थी दैट वाज 1,40,400, यस और नो? हाँ सर। तो जरा ढंग से देखें, 45 लाख अगर नॉर्मल प्रोविजन में जाता है, सेक्शन 172 से हट करके वो 44B में जाता है अगर, तो 45 लाख माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं 20,000 के, माइनस कर दो, जो बचा 44,80,000, उसका 7.5% निकाल लो, ये आ जाएगा। हाँ यहाँ ना, बिल्कुल ठीक है सर। और उसके बाद एडवांस टैक्स माइनस कर दो, बाकी रिफंड कर दो, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। कुछ भी नहीं करना था इसमें। टॉपिक इज ओवर। नेक्स्ट सेक्शन से हम लोग सेक्शन 44BB ऑनवर्ड्स चलेंगे। तो आपका ये सेक्शन शिपिंग बिजनेस का नॉन रेजिडेंट का प्रेजेंटिव बेसिस पर जो टैक्सेशन था वो पूरी तरह से एंड होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 44BB की बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स सो मच।